नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल PCS मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी में लगे होंगे ज़ोर शोर से। अपनी तैयारी लगातार जारी रखें और हर दिन का एक छोटा से छोटा गोल बनाएं, उस गोल पर काम करें। हमने 100 टॉपिक्स लेकर आए थे दोस्तों। उस 100 टॉपिक्स में से हमने एक टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है, INC की स्थापना अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और हम सेकंड टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जिसमें सेकंड टॉपिक हमारा दोस्तों सैन्य सभ्यता है। तो टॉपिक नंबर यह सेकंड है दोस्तों, टॉपिक नंबर सेकंड। तो दोस्तों आप इस तरह के सारे टॉपिक्स याद रखिए, कौन कौन से टॉपिक्स हम देख रहे हैं। तो आपने INC की अगर स्थापना और उनके महत्वपूर्ण अधिवेशन की क्लास नहीं की है तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको अंतिम प्रहार एक प्लेलिस्ट हमारी है, हमारे PCS मार्गदर्शक चैनल में। वहाँ जा कर के आप हमारे चैनल में अंतिम प्रहार प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर जा कर के आप INC और उसके महत्वपूर्ण स्थापना, मतलब कि INC की स्थापना और उसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उन्हें देख सकते हैं। साथ ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 लेक्चर ले लिए हैं, अब तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तीसरा लेक्चर, तो 2 लेक्चर वहाँ पढ़ा, जाकर के सबसे पहले जाकर आप उसे देखें, देन आगे की क्लासेस देखें। और अब तक हमने अपने टॉपिक्स में सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कुछ एरियाज़ कंप्लीट किए हैं। जैसे हमने खोज देख लिया, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे की गई सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता काल निर्धारण देख लिया कि काल निर्धारण कैसे, सिंधु घाटी सभ्यता क्या क्या काल निर्धारण था। हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा क्यों पड़ा या सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। फिर हमने उद्भव देखा, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, हमने इस काल को देखा, हमने इस व्यवस्था को देखा। हमने सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार देखा कि कहाँ कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था दोस्तों। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को देख लिया कि नगरीय प्रणाली वहाँ कैसी थी, नगरीय व्यवस्था वहाँ कैसी थी। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि व्यवस्था कैसी थी। हालांकि हमने लिपि पढ़ नहीं पाए हैं, पर फिर भी हमने लिपि को देखने की कोशिश की, क्या क्या व्यवस्थाएं थी लिपियों में दोस्तों। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को देख लिया। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था को देख लिया दोस्तों। अब हमें 4 पॉइंट्स और देखने हैं। हमें देखना है संविधान, हमें देखना है सिंधु सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था को, सैन्य सभ्यता के धार्मिक जीवन कैसा था वहाँ पर, फिर इतनी बड़ी महान सभ्यता उसका पतन कैसे हो गया, हम इसके बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ दोस्तों, पतन पे कुछ विचार दिए गए, उन विचारों को हम देखेंगे। और फिर कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाएंगे जहां से क्वेश्चंस लगातार हिट किए जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आइए हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया लिपि के टॉपिक्स में ही कि हमने अभी तक लिपि को पढ़ा नहीं है। जब हम लिपि को पढ़े ही नहीं हैं तो हम पूरा खाका नहीं खींच सकते हैं कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था रही होगी, राजनीति कैसी रही होगी, वहाँ राजतंत्र रहा होगा कि लोकतंत्र रहा होगा कि जनतंत्र रहा होगा, गणतंत्र रहा होगा, क्या व्यवस्था थी हमें यह नहीं पता थी, या निरंकुश तानाशाही थी यह नहीं पता है। लेकिन हम एक वहाँ पर जो हमें साक्ष्य मिले, साक्ष्यों के आधार पर हम कुछ सोचने की कोशिश करते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो उसमें हमें यह लगता है कि वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता आप देखेंगे वह कृषि प्रधान क्षेत्र था, वहाँ पर कृषि ज़्यादा होती थी। तो कृषि ज़्यादा होती थी तो कृषि उन्नत हुई, मतलब कि कृषि का अधिशेष हुआ, मतलब कृषि ज़्यादा पैदावार जब कृषि की होने लगी दोस्तों, तो जब कृषि की ज़्यादा पैदावार होगी तो जो बचा हुआ आप खाने के बाद जो अन्न एक्स्ट्रा बचेगा उसे क्या करेंगे, बेचेंगे ना, मार्केट में रख के तो खराब करेंगे नहीं। तो उन्होंने मार्केट में सरप्लस जो अपना प्रोडक्ट था उसको मार्केट में डालना शुरू की, मार्केट में बेचना शुरू की। तो उन सिंधु सभ्यता की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, वह आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था उनकी केंद्रित थी व्यापार पर दोस्तों। उनका व्यापार पूर्णतः केंद्रित था, उनका वहाँ पे जो आर्थिक व्यवस्था थी। अब जब व्यापार पर केंद्रित थी, पशुपालन भी करते थे दोस्तों, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की जो व्यवस्था थी वह कहीं ना कहीं वणिक वर्ग के हाथ में या एक व्यापारिक व्यवस्था के रूप में सिंधु सभ्यता चलती थी। ना वहाँ पे कोई राजतांत्रिक व्यवस्था थी, ना कोई जनतंत्रीय व्यवस्था थी, लेकिन वणिक वर्गों के हाथ में शासन था और वह शासन का संचालन करते थे। जैसे आप देखते हैं वर्तमान में भी आप लोकतंत्र देखते हैं या कहीं पर कोई और व्यवस्था देखते हैं, कहीं समाजवाद देखते हैं तो कहीं लोकतंत्र देखते हैं, कहीं पर आप और व्यवस्थाएं देखते होंगे। तो इन सारी व्यवस्थाओं में आप देखते हैं इसे लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ लोग जिम्मेदार है। जैसे लोकतंत्र को चलाने के लिए संसद, पार्लियामेंट, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जिम्मेदार है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जिम्मेदार। लेकिन इन सब के पीछे भी फंडिंग की व्यवस्था देखी जाए तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो इन सबको फंडिंग कर रहे होते हैं, तभी इनका चुनाव चलता है। सारी व्यवस्थाएं उसी आधार पर चल रही होती हैं। तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी व्यापारिक वर्ग का
एक प्रभुत्व रोल है। तो वहाँ पर सिंधु सभ्यता में दोस्तों वणिक वर्ग का वर्चस्व ज़्यादा था, वणिक वर्ग ज़्यादा समृद्ध थे, ज़्यादा संपन्न थे, कोई राजा या कोई राजतंत्रात्मक प्रणाली नहीं थी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही होगी या व्यवस्था रही होगी वह उनके व्यापारिक वणिक वर्गों के हाथ में या व्यावसायिक थी। लेकिन कुछ इतिहासकार और भी विचार अपने देते हैं, जैसे कि मार्टिन व्हीलर देते हैं, तो उनका विचार कुछ और होता है। आइए हम देखते हैं कि किन किनों ने क्या क्या विचार दिया है राजनीति को लेकर के। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग डाल लीजिए राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में देखिए कोई पहला पॉइंट यही लिखिए, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है इसकी, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है दोस्तों। जब कोई स्पष्ट जानकारी ही नहीं है तो क्यों स्पष्ट जानकारी नहीं है? कारण लिपि का पढ़ा ना जाना। जब हमने लिपि को पढ़ा ही नहीं है तो हम किस आधार पर यह बता पाएंगे कि वहाँ पे व्यवस्था कैसी थी। लेकिन जो हमें वहाँ साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों के आधार पर हम बता सकते हैं कि वहाँ व्यवस्था कैसी रहेगी दोस्तों। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का झुकाव, सिंधु सभ्यता के लोगों का झुकाव व्यापार व वाणिज्य की तरफ अधिक होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि वहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी, कारण वहाँ की शासन व्यवस्था वणिक वर्गों के हाथ में थी दोस्तों। किसके हाथ में थी? वणिक वर्गों के हाथ में थी। वणिक वर्गों के हाथ में थी, अर्थात जो व्यापारी वर्ग थे उनके हाथ में थी। लेकिन राजनीति के मामले में हंटर महोदय क्या कहना है? हंटर कहते हैं, हंटर के अनुसार दोस्तों मोहनजोदाड़ो जो था वह राजतंत्रात्मक ना होकर के, मोहनजोदाड़ो राजतंत्रात्मक ना होकर के वह जनतंत्रात्मक था। तो हंटर जो है, हंटर महोदय मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी या राजनीतिक व्यवस्था थी वह जनतंत्रात्मक थी, अर्थात जनता द्वारा ही शासन संचालित किया जाता था, वहां कोई राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी जनता थी उनको अपने सभी काम करने की स्वतंत्रताएं थी, आजादी थी। तो इस आधार पर बोला सकता है कि जनतंत्रीय व्यवस्था रही होगी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं रही होगी दोस्तों। वहीं पर व्हीलर महोदय, व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यम जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म का महत्व था दोस्तों। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि जो सिंधु सभ्यता है वहां पे मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। साथ ही साथ उसमें धर्म की महत्ता थी, धर्म की महत्ता थी। लेकिन हालांकि धर्म की महत्ता जैसा कोई शब्द, धर्म तो था, सिंधु सभ्यता में धार्मिक व्यवस्था जरूर थी दोस्तों,
लेकिन धार्मिक व्यवस्था प्रधान रूप से नहीं थी। मतलब मंदिर नहीं थे, मूर्तियां बन रही थी, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण हो रहा था, लेकिन कहीं मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब पुजारी वर्ग जरूर था, लेकिन पुजारी वर्ग वर्चस्वशाली नहीं था दोस्तों। एक बार यूपीपीसीएस एग्जाम्स में पूछा गया, क्या सैन्य सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो उसमें मंदिर प्रणाली और पुजारी वर्ग वर्चस्वशाली थे? तो मंदिर प्रणाली तो नहीं थी दोस्तों, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। दूसरा, पुजारी जरूर मिले, लेकिन धार्मिक जो महत्व है वह वर्चस्वशाली नहीं था। धर्म जरूर था, लेकिन धार्मिक व्यवस्था वर्चस्वशाली नहीं थी। वहां पर लोग जो है अलौकिक वर्तमान जीवन में ज्यादा यकीन करते थे, बल्कि पारलौकिक जीवन, अर्थात वो जीवन, मृत्यु के बाद के जीवन पे यकीन नहीं करते थे, वर्तमान जीवन पे ज्यादा यकीन करते थे। ऐसी व्यवस्थाएं सिंधु सभ्यता में दोस्तों देखने को ज्यादा मिलती है। तो आप पहले ये सारे पॉइंट्स लिख लें, फिर मैं इसको रब करके मैं आगे के पॉइंट्स आपको क्लियर करता हूं दोस्तों। फिर हम क्लियरली धार्मिक जीवन उनका देखेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा उनका धार्मिक जीवन कैसा था। आइए दोस्तों, आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। अब हम सीधे इनके धार्मिक जीवन को देखेंगे। इनका धार्मिक जीवन कैसा था दोस्तों? देखिए, आपसे डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा, क्या वहां धर्म प्रधान था या वहां पे व्यापार प्रधान था, शांति प्रिय लोग थे, युद्ध प्रिय लोग थे? आपसे डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा दोस्तों। तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट डीप में नहीं जा रहा हूं बहुत ज्यादा। मैं आपको फैक्चुअल, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इस टाइम में हमें 100 टॉपिक्स देखना और हम सेकंड टॉपिक से अभी देख रहे हैं, तो हमें तीव्र गति से काम करना है। इसलिए दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे इसमें। अब आइए देखते हैं इनका धार्मिक जीवन कैसा था। इनका धार्मिक जीवन, दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लगातार करते रहें। यह जो सैन्य सभ्यता के लोग थे, ये ईश्वर की पूजा करते थे, लेकिन ईश्वर की पूजा किन रूपों में करते थे आप जानिए। यह 3 रूपों में करते थे। मानव के रूप में करते थे, वृक्षों के रूप में करते थे, और वहीं पर ये साथ पशुओं की पूजा करते थे। जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। मानव के रूप में जो मिला है वो तो पशुपतिनाथ की मुहर मिली है। पशुपतिनाथ की मुहर, पशुपतिनाथ की मुहर के अनुसार हम समझ सकते हैं, पशुपतिनाथ की मुहर मिलना दोस्तों इस आधार पर। और पशुओं के आधार पर कहा जाए तो कुबड़ वाले सांड को, कुबड़ वाला सांड ज्यादा महत्व का था इनके लिए। फिर वहीं ये सांपों की भी पूजा करते दोस्तों, और बहुत सारे वृक्षों की पूजा करते थे, जैसे कि पीपल की पूजा करते थे, बरगद की पूजा करते थे। तो बहुत सारे ये वृक्षों की भी पूजा करते थे। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे पीपल की वर्तमान में भी पूजा होती है दोस्तों। तो यह इस आधार पर कहा सकता है कि धार्मिक जीवन में वो ईश्वर की पूजा करते थे। ईश्वर की पूजा तीनों रूप में करते थे। ईश्वर की पूजा तीनों रूप में करते थे, मतलब मानव रूप में भी करते थे, वृक्षों के रूप में भी करते थे, और पशुओं के रूप में करते थे। इनका आधार क्या था? जो मानव के रूप में करते थे वह पशुपति के रूप में आप देख सकते हैं कि मतलब पशुपति की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ की मुहर मिली है तो उससे पता चलता है कि भगवान पशुपति की पूजा करते होंगे। या पशुओं के रूप में देखिए, कुबड़ वाला सांड इनको सबसे ज्यादा प्रिय था, ज्यादा इसको आप ये सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे एक तरीके से इसे। और मानव में आप दूसरा साक्ष्य अगर देखना चाहें तो मातृ देवी की मूर्ति भी देख सकते हैं दोस्तों। मातृ देवी की मूर्ति का मिलना, मातृ देवी की मूर्ति, इस आधार पता चलता है कि मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है वह भी बताता है कि मानवीय रूपों में ये ईश्वर की पूजा करते दोस्तों। आइए हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं। इनका भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत तंत्र मंत्र में इनका यकीन था, में विश्वास रखते थे। अब यह क्यों कह रहे हैं कि ऐसा? क्योंकि हमें बहुत सारी ताबीजें मिली हैं, ताबीजें मिलना, बहुत सारे कब्रगाह हैं जिनमें, कब्रगाहों में जिनमें पैर काट दिए गए हैं,
लोगों को पैर काट के दफनाए गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भूत बन करके आ जाए और डराने लगे। तो इसलिए इन्होंने कब्रगाह के जब साक्ष्य देखा तो कब्रगाह में साक्ष्य देखा तो घुटने है ही नहीं, घुटने से नीचे की बॉडी इन्होंने काट दी है दोस्तों, मतलब पैर इनके कटे हुए थे। कुछ साक्ष्य ऐसे मिले। ताबीजों का साक्ष्य मिलना, ताबीज जंतर मंतर ये सब हम कब बनवाते हैं? जब भूत प्रेत इस तरह की परेशानियां होती तो हम बनवाते हैं। तो ताबीजों के साक्ष्य मिलना ये बताता है कि सैन्य सभ्यता में तंत्र मंत्र भूत प्रेत में सैन्य सभ्यता के लोग यकीन करते थे दोस्तों। मातृदेवी की, रुद्र देवता यानी पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ दोस्तों। वहीं लिंग योनि, लिंग व योनि की पूजा किया करते थे। तो मतलब वो मातृदेवी की पूजा भी करते थे, रुद्र देवता की भी पूजा करते थे, रुद्र देवता अर्थात पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, लिंग की पूजा और योनि की पूजा ये किया करते दोस्तों। तो यह साक्ष्य मिले हैं आपको। साथ ही साथ ये कालीबंगा से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि इन लोग हवन के भी काम किया करते थे, अग्निकुंड था अर्थात आग की भी पूजा किया करते थे। तो इस आधार पर पता चलता है दोस्तों कि कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले हैं अग्निकुंड के, यह बताते हैं कि सैन्य सभ्यता के लोग अग्नि की भी पूजा किया करते। दोस्तों आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा कि कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले? तो कालीबंगा से। मातृदेवी रुद्र देवता क्या लिंग योनि की पूजा की जाती सैन्य सभ्यता में? तो हाँ दोस्तों, लिंग योनि मातृदेवी और रुद्र देवता की पूजा की जाती थी दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं दोस्तों। अग्नि व स्वास्तिक की पूजा किया करते दोस्तों। की पूजा किया करते थे। कई बार आपको लगता होगा कि स्वास्तिक और अग्नि की पूजा वैदिक काल में आई दोस्तों, लेकिन नहीं, स्वास्तिक और अग्नि की पूजा हमारे सैन्य सभ्यता से ही स्टार्ट हो गई थी दोस्तों। वर्तमान में देखेंगे आज भी हम स्वास्तिक को अच्छा मानते हैं, अग्नि की पूजा हम आज भी करते हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं सैन्य सभ्यता की वर्तमान में भी हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। एक नेक्स्ट पॉइंट और दोस्तों लिखिए, सैन्य सभ्यता के लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनका पुनर्जन्म में विश्वास था सैन्य सभ्यता के लोगों का। पुनर्जन्म में विश्वास करते दोस्तों। सैन्य सभ्यता में जो दाह संस्कार की व्यवस्था थी, मतलब कि समाधान की जो व्यवस्था थी दोस्तों, समाधान अर्थात जो मृत हो जाते थे, जो मर जाते थे, उन्हें उनके साथ मतलब उन्हें क्या करते थे? उन्हें दफनाते थे, जलाते थे या क्या करते थे? तो तीन विधियां थी समाधान के लिए दोस्तों। एक था पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, दूसरा दोस्तों आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और तीसरा दोस्तों दाह संस्कार था। यह सारी व्यवस्थाएं हमें समाधान के रूप में मिलती हैं। तो हम समाधान अर्थात जो मृत हो जाते थे उनको दफनाने के लिए या जलाने के लिए यह सारी व्यवस्थाएं हम करते थे कि उन्हें हम दफनाएंगे या उन्हें हम जलाएंगे या हम उन्हें आंशिक रूप से दफनाएंगे। तो यह सारी व्यवस्थाएं दोस्तों सैन्य सभ्यता में हमें देखने को मिलती हैं। सैन्य सभ्यता का जो धार्मिक दृष्टिकोण था वह अलौकिक था। धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टिकोण दोस्तों अलौकिक था। अलौकिक था अर्थात वर्तमान जीवन की बात करते थे, वो बाद के जीवन पे यकीन ज्यादा नहीं करते थे। मतलब ये जो पूजा अर्चना करते थे, ये पूजा अर्चना इसलिए नहीं करते थे कि उनको स्वर्ग में जाके अच्छी व्यवस्था मिल जाए। वो पूजा अर्चना इसलिए करते थे कि उनकी खेती अच्छी हो जाए,
उनके पास गाय अच्छी हो जाए, उनके पास बैल हो जाए, ताकि वो खेती अच्छी कर सकें, व्यापार कर सकें। भगवान ऐसे टाइम पे बारिश करें जिससे उनको उनकी खेती अच्छी हो जाए। तो मतलब वह जो भी विचार धार्मिक रूप से रखते थे, ये वर्तमान जीवन में जो जी रहे हैं उस जीवन के लिए रखते थे, अलौकिक रूप में रखते थे, पारलौकिक, मृत्यु के बाद के जीवन के लिए नहीं करते थे वो पूजा। धार्मिक दृष्टिकोण उनका मृत्यु के बाद के जीवन के लिए नहीं था दोस्तों। वहीं वैदिक काल में आप जब आएंगे तो वैदिक काल में व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदलेंगी। तो धार्मिक दृष्टिकोण उनका अलौकिक था दोस्तों। और जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा का आरंभ कहा जाए, मूर्ति पूजा का आरंभ, मूर्ति पूजा का आरंभ, तो मूर्ति पूजा का आरंभ दोस्तों सैन्य सभ्यता से शुरू हो जाता है, सैन्य सभ्यता से प्रारंभ हो जाता है, से प्रारंभ, सैन्य सभ्यता से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। और वहीं इसके साक्ष्य कैसे देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें दोस्तों, हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, एक मूर्ति मिली, इसके गर्भ से पौधा निकलते दिखाया गया है, जो कि बताता है कि मातृ देवी की मूर्ति है। तो इसके साक्ष्य अगर देखना चाहें तो साक्ष्य के तौर पर मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति दोस्तों, अब मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली दोस्तों, तो हड़प्पा से मिली है। सारे पॉइंट्स लगातार तेजी से लिखते जाएं, और इन्हीं को हम उर्वरता की देवी भी कहते हैं, मातृ देवी को ही। तो दोस्तों यह था उनका धार्मिक जीवन। हमने धार्मिक जीवन आपको क्लियरली बता दिया। अब धार्मिक जीवन तेजी से आप लिख लें दोस्तों। उनका राजनीतिक जीवन भी हो गया दोस्तों, उनका धार्मिक जीवन भी हो गया। अब हम पतन को देखेंगे, पतन के बाद सीधे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आ जाएंगे दोस्तों। तेजी के साथ लिखते रहें दोस्तों, ताकि जल्दी से जल्दी आपके टॉपिक्स कवर हो सके दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी। अगर किसी को भी पीसीएस मार्गदर्शक चैनल खोजने में दिक्कत हो रही हो यूट्यूब पर, तो वो @BEC 1994 डालेगा, सीधे वह हमारे चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर पहुंच जाएगा दोस्तों। या डायरेक्ट आप यूट्यूब पे जाएंगे, पीसीएस मार्गदर्शक लिखेंगे, आपको तुरंत ही हमारा चैनल मिल जाएगा दोस्तों। तो चैनल को लोगों तक शेयर करें अवश्य, ताकि और लोगों का भी भला हो सके दोस्तों। मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसे राइट डाउन कर लें दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां तक लिख लिया होगा। आइए हम पतन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं सिंधु सभ्यता, इतनी जो महान सभ्यता थी, उसका पतन कैसे हुआ, क्या कारण थे पतन के। अब देखिए जैसे दोस्तों उद्भव जैसे क्लियर नहीं होता है कि उसका उद्भव कैसे होता है, तो उद्भव के लिए 5-6 विचार दिए गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के पतन के लिए भी बहुत सारे विचार दिए गए हैं, जो क्लियर नहीं हो पाए कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ दोस्तों। तो जैसे हम मिला जुला रूप देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का, वैसा ही हमें सिंधु सभ्यता के पतन का भी रूप देखने को मिलेगा मिला जुला दोस्तों। तो आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन में क्या क्या विचार दिए गए हैं, लेकिन उसमें सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है मैं उसे आपको बता दूंगा। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है दोस्तों उसके लिए। तो डालिए दोस्तों हेडिंग, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण दोस्तों। इतना डिटेल में दोस्तों यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं पढ़ाया है सिंधु सभ्यता, इसीलिए मैं 3 लेक्चर हमारे इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने बहुत डिटेल में क्लासेस ली आपकी दोस्तों। कोई भी फैक्ट हमने छोड़ा नहीं है। आप जाएं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जाकर मिलाएं और उसे देखें। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण दोस्तों। अब दोस्तों सभ्यता है, मैंने आपको बताया था कि संस्कृति होगी तो अनवरत रूप से चलती रहेगी, बिगड़ते बनते किसी ना किसी रूप में। लेकिन सभ्यता होगी तो सभ्यता के क्लाइमेक्स टाइम आएगा, जब वो क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा तो उसके बाद वो डिक्लाइन करेगा। तो ऐसा ही सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिला दोस्तों। जब नगरीकरण इन्होंने दबा कर किया, तो नगरीकरण करने का इन्होंने पकी ईंटों का प्रयोग किया। पकी ईंटों को प्रयोग करने के लिए इन्होंने खूब आग लगाई और ईंटों को पकाया। उससे क्या हुआ दोस्तों, क्लाइमेट परिवर्तन हुआ बहुत तेजी से। लगातार नदियां सूखना शुरू, क्योंकि कहीं पे अर्थक्वेक आया तो नदियां सूखनी शुरू हुई, नदियों की दिशाओं में बदलाव आ गया दोस्तों। कहीं पर कुछ युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं थोड़े बहुत, कि कहीं आपस में झड़प हुई, झड़प से संघर्ष बढ़ा दोस्तों।
कहीं पर एग्रीकल्चर जो लैंड था, अब वहां पे एग्रीकल्चर धीरे धीरे कम होने लगा, वहां पे कृषि पैदावार कम होने लगी दोस्तों। तब ये सारी मिल करके बहुत सारी समस्याएं एक समस्या को जन्म देती हैं, जलवायविक परिवर्तन। जो जलवायु परिवर्तन होता है वह सैन्य सभ्यता के पतन का सबसे मुख्य कारण होता है दोस्तों। लेकिन हम देखते हैं कि और क्या क्या विचार सैन्य सभ्यता के पतन के लिए दिए गए दोस्तों। तो आइए एक एक विचार लगातार लिखते जाइएगा फटाफट तेजी के साथ दोस्तों। तो एक तरफ दोस्तों विद्वान के नाम है, विद्वान, और दूसरे तरफ पतन के कारण दोस्तों। ऐसे ही लिख लीजिए, आपसे जो पूछा जाएगा दोस्तों मैं उसी फॉर्मेट में आपको लिखवा ही रहा हूं। तो एक तरफ विद्वान के नाम और एक तरफ पतन के कारण। तो गार्डन चाइल्ड महोदय, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर एवं व्हीलर महोदय, ये दोनों का क्या विचार होता है? इन्होंने बताया कि सैन्य सभ्यता की जो समाप्ति है, पतन जो हुआ है, वह बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ दोस्तों। बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण। क्योंकि जो मार्टिन व्हीलर हैं और गार्डन चाइल्ड हैं, यह लगातार प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि जो सैन्य सभ्यता के लोग हैं या सैन्य सभ्यता के लोगों में और आर्यों में युद्ध हुआ, जिस कारण से सैन्य सभ्यता का पतन हो गया दोस्तों। लेकिन अगर खंडन के आधार पर देखें तो आर्य सभ्यता, जो आर्य संस्कृति है, वह सैन्य सभ्यता के विनाश के काफी टाइम बाद भारत में प्रवेश करती है। तो इस आधार पता चलता है दोस्तों कि आर्य जो आक्रमणकारी थे, जो आर्य भारत में आए थे, वो सैन्य सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं थे दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक दोस्तों। जॉन मार्शल एंड अर्नेस्ट मैक, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक का विचार है कि बाढ़ के कारण, बाढ़ आया और बाढ़ के कारण सैन्य सभ्यता का दोस्तों पतन हो गया। किस कारण से? बाढ़ के कारण सैन्य सभ्यता का पतन। अब बाढ़ के लिए इन्होंने 3 जगह से साक्ष्य दिए। पहला साक्ष्य दोस्तों दिया इन्होंने मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो क्षेत्र। दूसरा साक्ष्य इन्होंने दिया चहुंदड़ो को, और तीसरा साक्ष्य दिया दोस्तों लोथल को इन्होंने, कि इन 3 क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या आई और बाढ़ की समस्या के कारण जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक ने कहा कि सैन्य सभ्यता का पतन हो गया दोस्तों। पतन में एक महत्वपूर्ण कारण बाढ़ हो सकता है, क्योंकि सारी सभ्यताएं नदियों किनारे बसी थी। लेकिन सिर्फ बाढ़ के कारण पूरी सभ्यता का पतन हो जाना, यह डाइजेस्टेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि बाढ़ किसी किसी क्षेत्र विशेष में आ सकती है। हर क्षेत्र में एक साथ बाढ़ आ जाए ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो बाढ़ के नियम को हर जगह लागू नहीं कर सकते। हाँ, सैन्य सभ्यता के पतन में बाढ़ एक कारण जरूर था दोस्तों। वहीं तीसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट में आर.एल. स्टाइन और अल्मानंद घोष दोस्तों। आर.एल. स्टाइन एंड अल्मानंद घोष दोस्तों। अल्मानंद घोष, अब इनके क्या विचार थे दोस्तों? देखिए, आर.एल. स्टाइन और अल्मानंद घोष के विचार थे जलवायु परिवर्तन दोस्तों। जलवायु परिवर्तन। आज वर्तमान में भी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत विकसित हैं, बहुत विकसित होने के बाद वो फिर भी समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जो जलवायु पर जो ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रही है बहुत तेजी से, इस चेंजिंग के कारण वो चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप अगर देखते हैं मॉरिशस की एग्जांपल ले सकते हैं। यह बहुत सारे द्वीपीय देश हैं जो लगातार नदियों में, सागरों में डूबते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आइस पिघल रहे हैं और तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है और धीरे धीरे वह क्षेत्र जो है डूबते जा रहे हैं। ऐसी ही व्यवस्था जलवायु परिवर्तन की हमें सैन्य सभ्यता में भी देखने को मिलती है दोस्तों। तो मैंने रेड पेन से लिखने का रीजन यही था कि सबसे महत्वपूर्ण कारण
सैन्य सभ्यता के पतन के लिए जो जिम्मेदार है वह दोस्तों आपका जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है यह, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण दोस्तों सैन्य सभ्यता के पतन के लिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हो दोस्तों। M.R. साहनी दोस्तों एक थे इतिहासकार। तो M.R. साहनी क्या बोलते हैं दोस्तों? M.R. साहनी का विचार है कि भूतात्विक अर्थात भूकंप आना या पृथ्वी के गर्त में कोई परिवर्तन होना, उनके भूतात्विक परिवर्तन, और दूसरा जल प्लावन। इसके लिए आधार क्या दिया दोस्तों इन्होंने? आधार या कारण जो बताएं, साक्ष्य जो दिए दोस्तों, तो साक्ष्य कहां कहां दिखाए हैं इसका? तो साक्ष्य दिया इन्होंने दोस्तों रावी यानी हड़प्पा, रावी नदी जो कि आपके हड़प्पा में है, और दूसरा है घग्गर हाकरा, घग्गर हाकरा नदी। तो बताते हैं M.R. साहनी जी हैं, वो बताते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन होता है, अर्थात आपको जैसे मैंने बताया था कुछ पहले ही कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें होती हैं, जो प्लेटें इधर से उधर गमन कर रही होती हैं अंदर ही। यह आपको महसूस नहीं होगा दोस्तों, जब मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा प्लेटों के बारे में विस्तार से, पर आप यहां ध्यान से सिर्फ इतना ही सुन लें कि जब प्लेटें आपस में लड़ती हैं तो कहीं गर्त बनता है, कहीं पर्वत का निर्माण हो जाता है, कहीं भूकंप आ जाता है, तो कहीं ज्वालामुखी बन जाती है दोस्तों। तो इस तरफ जो भूतात्विक परिवर्तन हुआ, उस भूतात्विक परिवर्तन ने जल प्लावन अर्थात बाढ़ की स्थिति को जन्म दिया। अब जैसे आप वर्तमान देखते हैं घग्गर हाकरा, घग्गर हाकरा को ही प्राचीन काल में सरस्वती बोलते दोस्तों। तो अब क्या होता है, घग्गर और हाकरा और जो रावी नदी, इनकी दिशा में हो जाता है परिवर्तन। अब दिशा में परिवर्तन के कारण जो सैंध क्षेत्र जो था वहां पर पानी बढ़ गया, जब पानी बढ़ गया तो वहां पे बाढ़ आ गया। तो बाढ़ के कारण ये बताते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन और जो उसके कारण जो बाढ़ की समस्या आई, उस कारण से सैन्य सभ्यता का पतन हुआ दोस्तों। यह बात सही है कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ, तो भूकंप की स्थिति आई थी। क्या वर्तमान में आप कहीं देखते हैं कि भूकंप आया और पूरी का पूरा क्षेत्र ही समाप्त हो जाए एकदम? ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा ही वहां पर भूतात्विक परिवर्तन हुआ, अर्थात भूकंप तो आया लेकिन वह भूकंप इतना नहीं रहा होगा कि पूरे की पूरी सभ्यता ही समाप्त हो जाए। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन ही आप रखेंगे दोस्तों। और वर्तमान में आप इसको प्रूफ भी किया गया है, वर्तमान में जब नासा द्वारा इसका जांच किया गया तो पता चला है कि जलवायु परिवर्तन ही सैन्य सभ्यता के पतन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण रहा। बाकी सभी कारण जिम्मेदार हैं। अगर आपको ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों तो आप सभी को टिक लगाइएगा, लेकिन अगर सिर्फ एक ऑप्शन आता है, बाकियों में अगर दिया जाता है कि सिर्फ एक कथन कौन सा सही है, तो आप जलवायु परिवर्तन को ही दोस्तों सही कारण मानिएगा। एक लास्ट पॉइंट दोस्तों, आइए इसमें देख लेते हैं जॉन मार्शल का क्या निर्देश है। तो जॉन मार्शल साहब बोलते हैं, जॉन मार्शल का विचार है प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता। अब दोस्तों आपको पता है कि किसी भी देश में अगर किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रशासनिक व्यवस्था अगर शिथिल पड़ जाए तो काम काज वहां पे ठप हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था शिथिलता के कारण क्या कोई देश पूर्णतः समाप्त होता है? नहीं, वहां पे कोई न कोई ऐसी व्यवस्था जरूर आ जाती है जो राजनीतिक शिथिलता को या प्रशासनिक शिथिलता को कंट्रोल कर ले। तो प्रशासनिक शिथिलता जरूर आई होगी दोस्तों। प्रशासनिक शिथिलता भी हमारे सैन्य सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार रहा होगा, लेकिन सिर्फ प्रशासनिक शिथिलता को ही हम सैन्य सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते दोस्तों। और एक लास्ट पॉइंट दोस्तों इसमें लिख लीजिए, 6 पॉइंट दोस्तों, यह है KUR कैनेडी का, KUR कैनेडी का, KUR कैनेडी का। तो इनका विचार है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा में इन्होंने बताया है कि मलेरिया व महामारी,
अब दोस्तों आपको पता है कि नदियों के किनारे बसे जो भी क्षेत्र होते हैं उन सभी में मलेरिया जैसे रोग, जो जल से संबंधित जो जल जनित रोग होते हैं, वह रोग होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डेड बॉडीज, हमें कुछ डेड बॉडीज मिले हैं सिंधु सभ्यता के, जिनमें जांच के बाद पता चला कि उन्हें मलेरिया की बीमारी या कोई महामारी जैसी कोई व्यवस्था थी। लेकिन महामारी कारण पूरी सभ्यता का पतन जिम्मेदार नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आप देखें वर्तमान की व्यवस्था को देखें तो जलवायु परिवर्तन को व्यवस्थित करने के लिए इतने सारे कानून, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे प्रोटोकॉल, इतने सारे समझौते क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन बहुत ड्रास्टिक हुआ, बहुत बड़े लेवल पे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसका प्रभाव पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं की सभ्यता या कहीं का देश पूर्णतः खत्म हो जाए। और ऐसा पहले भी हो चुका है, आज से 5-7 बार पहले भी जलवायु परिवर्तन इतना ड्रास्टिक हुआ, इतने बड़े लेवल पर हुआ कि पूरी की पूरी मानव सभ्यता ही समाप्त हो गई। तो ऐसी ही व्यवस्था हमें पतन के कारण के रूप में सिंधु सभ्यता में भी दोस्तों देखने को मिलती है। तो ये 5-6 कारण थे जो मैंने 5-6 कारण सिंधु सभ्यता के पतन का बता दिया। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आपका जलवायु परिवर्तन है दोस्तों। तो आप इसे राइट डाउन कर लें दोस्तों। फिर इसमें मिटा करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं आपको उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ लेकर के चलता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। अगर नहीं क्लियर होते हैं तो आप हमारे चैनल पे पीसीएस मार्गदर्शक का हमारा चैनल है, व्हाट्सएप पे भी पीसीएस मार्गदर्शक से नाम है हमारा चैनल, टेलीग्राम पर भी है दोस्तों। वहां पर जाएं, उस चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर हम जो भी क्लासेस लेते हैं उन सभी क्लासेस जब हमारी सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे क्लासेस के, तो हम सिंधु सभ्यता का पीपीटी वहां, पीडीएफ वहां पर दोस्तों डाल देंगे, हैंड रिटन। आप वहां से जाकर उसे ले सकते हैं और बाकायदे उसको पढ़ सकते हैं, जो लोग नहीं लिख रहे हैं। और जो लोग लिख रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स को ही अपने प्रिफर करें, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपने यहां तक के पॉइंट्स लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। आइए हम देखते हैं सिंधु स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वहां के अवशेष व साक्ष्य, या मतलब कहा जाए एक तरीके से क्या क्या चीजें वहां पाई गई हैं सिंधु सभ्यता में उत्खनन के दौरान, जो हमें वहां पर एक सिंधु सभ्यता को समझने का विचार देते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसी रहेगी, वहां का समाज, संस्कृति, सोसाइटी, राजनीतिक व्यवस्था, तो क्या चीजें कैसी रहेंगी वह हम सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक आधार पर ही देखते हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि तो है पर पढ़ी नहीं जा सकी लिपि। सिंधु स्थलों से प्राप्त साक्ष्य दोस्तों, सिंधु स्थलों से प्राप्त साक्ष्य दोस्तों। आइए हम एक एक कलर के देखते चलते हैं कि क्या क्या स्थल और कौन कौन से साक्ष्य पाए गए वहां पर दोस्तों। जैसा कि बच्चों हम बताए थे आपको सिंधु स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में हमको देखना है। तो सिंधु स्थल से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं, फटाफट आप लिखते जाइए। हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान R37 मिला। कौन सा कब्रिस्तान मिला? कब्रिस्तान R37 मिला हमें। पीतल की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली दोस्तों? तो पीतल की इक्का गाड़ी हमें हड़प्पा से मिली है। वहीं स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का साक्ष्य जो मिला हमें वो कहाँ से मिला दोस्तों? वह हमें हड़प्पा से मिला है। हमें स्वास्तिक व चक्र के जो साक्ष्य मिले वह भी हड़प्पा से मिला है। और तांबे का जो वाणाग्र, तो सॉरी तांबे का जो पैमाना है अर्थात आपकी स्केल मिली है, पटरी मिली है, वह भी हड़प्पा से मिली दोस्तों। तो यह जो स्त्री के गर्भ से निकलता जो पौधे का साक्ष्य है इसको मातृदेवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम मातृदेवी भी बोलते हैं, मातृ देवी भी हम उसको मानते हैं, या उर्वरता की देवी कहते हैं। वहीं चौहदड़ों से हमें क्या क्या मिला देखिए दोस्तों, चौहदड़ों से हमें वक्राकार ईंटें मिले हैं, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, मनके मिले हैं, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है, 4 पहियों वाली एक गाड़ी मिली है। तो दोस्तों ये सब बताता है, 4 पहियों वाली गाड़ियाँ क्या बताता है कि सिंधु सभ्यता में परिवहन का काम आंतरिक रूप में पहियों वाली गाड़ियों से ही किया जाता था दोस्तों। सुरकोटदा से हमें क्या क्या मिला दोस्तों? सुरकोटदा से हमें घोड़े के अस्थियां मिली हैं। जो घोड़े के अस्थि के साक्ष्य हमें कहीं से मिले दोस्तों? तो यह सुरकोटदा से मिले हैं। और बनावली से हमें क्या क्या मिला दोस्तों? तो बनावली से हमें हल्की आकृतियों वाले मिट्टी खिलौना मिला है।
वहाँ पे एक हल की आकृति से बना हुआ एक ढांचा है जो कि मिट्टी का बना हुआ, तो यह हमें बनावली से मिलता है जिसको हम हल बोलते हैं दोस्तों। खेती जिससे की जाती है। जौ के साक्ष्य और तांबे के बाण, वाणाग्र यानी तीर जो मिला है वह दोस्तों बनावली से मिला। तांबे का बाणाग्र कहाँ से मिला है? बनावली से मिला दोस्तों। हल की आकृति वाले मिट्टी खिलौने का साक्ष्य बनावली से। जौ का साक्ष्य बनावली से। घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली? सुरकोटदा से दोस्तों मिली हैं। चौंदड़ों से हमें वक्राकार ईंटें भी मिले हैं, लिपस्टिक मिला है, मनके मिले हैं, 4 पहियों वाली गाड़ियां मिली हैं। हड़प्पा से दोस्तों हमें कब्रिस्तान मिला, R37, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधे का साक्ष्य मिला जिसको हम मातृदेवी कहते हैं दोस्तों। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले और तांबे का पैमाना मिला दोस्तों। वहीं मोहनजोदाड़ो से दोस्तों हमें क्या क्या मिला? देखिए मोहनजोदाड़ो से हमें दोस्तों देखिए क्या क्या मिलता है। बृहद स्नानागार मिलता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, बृहद स्नानागार। मातृदेवी की मूर्ति मिलती है दोस्तों। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती दोस्तों। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड मिलता है, घोड़े के दांत मिलते हैं और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिलता है दोस्तों? तो बृहद स्नानागार मिलता है, मातृदेवी की मूर्ति मिलती है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, सूती कपड़ा मिलता है, हाथी का कपाल खंड मिलता है, घोड़े के दांत मिलते हैं, सबसे बड़ी ईंट मिलती है दोस्तों। अभी यह सारा मैं इसमें बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से जिसको आपको याद भी करना है दोस्तों। कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला दोस्तों? तो कालीबंगा से हमें 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं मिली जो अग्निकुंड मिले हैं। 7 अग्निकुंड मिले जो कि आयताकार शेप में है। तो आयताकार शेप क्या बताता है? आयताकार शेप बताता है कि जो मोहनजोदड़ो के लोग थे या जो सैन्य सभ्यता के लोग थे उन्हें गणितीय व्यवस्था आती थी, ज्योमेट्रीय प्रणाली उन्हें आती थी, ज्यामितीय व्यवस्था उन्हें पता थी दोस्तों। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं दोस्तों? जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य कालीबंगा से। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से दोस्तों। तो अलंकृत ईंट क्या बताते हैं? अलंकृत ईंट बताते हैं कि कालीबंगा के जो लोग थे उनके अंदर इंजीनियरिंग व्यवस्था डेवलप होनी शुरू हो गई थी। लोथल से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। धान का साक्ष्य मिलते हैं, बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं, फारस की खाड़ी, फारस की मुहरें मिलती हैं दोस्तों। 3 युगल समाधियां मिलती हैं, मतलब 3 जोड़े पति मतलब कहा जाए पुरुष और महिला के एक साथ कब्र में दफनाए गए साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधियां मिली दोस्तों। धान की भूसी के साक्ष्य और मनके का उद्योग का साक्ष्य मिला दोस्तों। कहां से? लोथल से मिला दोस्तों। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से दोस्तों आपको बता देते हैं। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, यह सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाएगा मनके, वक्राकार ईंटें, घोड़े की अस्थियां, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, तांबे का बाणाग्र, ये सब दोस्तों लगातार पूछा गया है। और मोहनजोदड़ो में तो सारे इंपॉर्टेंट है। बृहद स्नानागार इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। मातृदेवी की मूर्ति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहीं पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी इंपॉर्टेंट। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति इंपॉर्टेंट दोस्तों। वही घोड़े के दांत का साक्ष्य जो मिला वह मोहनजोदड़ो से मिला दोस्तों। जहां जहां मैं स्टार दे रहा हूं दोस्तों, इसको आपको कतई भूलना नहीं, इसे याद जरूर रख के जाना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे दोस्तों। साथ ही साथ स्वास्तिक का चिन्ह और जो चक्र के साक्ष्य मिले दोस्तों, यह भी हड़प्पा से मिले, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कालीबंगा से दोस्तों अलंकृत ईंटों के साक्ष्य जो है यह इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोथल से दोस्तों बंदरगाह के साक्ष्य इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह, साथ ही हमें 3 युगल समाधियां मिलती है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ धान की भूसी के साक्ष्य इंपॉर्टेंट है और मनके बनाने के उद्योग दोस्तों। इतने सारे पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्यों से संबंधित हमसे लगातार पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो जितने भी फैक्ट्स थे मैंने सारे यहाँ लिखवा दिए दोस्तों। इसे आप फटाफट तेजी से राइट डाउन करें। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें बखूबी समझ में आ रही होंगी। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पर दोस्तों। नहीं आपको यकीन है तो आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर लें, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 फैक्ट्स बताए हैं। मैंने यहाँ पे हर एक फैक्ट्स कंप्लीट किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। तेजी से दोस्तों राइट डाउन करते चलें फटाफट।
और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, ताकि हम देखें कि हमसे जुड़े हुए कितने लोग हैं। संख्या बल चैनल का बढ़ाते रहें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। फटाफट अब तेजी से हाथ चलाते जाइए दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कौन से स्थल हमें किन नदियों किनारे मिले, किस ईयर में उनकी खुदाई की गई और उत्खनन करता कौन थे दोस्तों, और वर्तमान इनकी स्थिति क्या है। यह तेजी से लिखते जाइएगा दोस्तों मेरे साथ। एक तरफ स्थल का नाम डालिए दोस्तों, स्थल। दूसरी तरफ दोस्तों डालिए नदियों का नाम, नदियों का नाम। फिर उत्खनन करता, उत्खनन करता दोस्तों। फिर डालिए उत्खनन वर्ष, और फिर डालिए दोस्तों उत्खनन करता, उत्खनन करता। और फिर लास्ट में दोस्तों वर्तमान स्थिति इनकी क्या है, वर्तमान स्थिति, अर्थात वर्तमान में यह कहां पाए जाते हैं, वर्तमान अवस्थिति दोस्तों, अवस्थिति। तेजी से लिखें दोस्तों ये सारी चीजें फटाफट, जिससे मैं आगे आपको बताता चलूं कि कौन क्या क्या है। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें देखिए दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा जो क्षेत्र है या किस नदी किनारे पाया गया दोस्तों, तो हड़प्पा क्षेत्र आपका रावी नदी किनारे पाया गया। किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे। इसकी उत्खनन किस वर्ष किया गया दोस्तों, तो 1921 में किया गया। किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा दिया गया दोस्तों, दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन किया गया दोस्तों। और वर्तमान में यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में स्थित है, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में, मांटगोमरी जिला में दोस्तों वर्तमान में पाया जाता है, यह क्षेत्र अवस्थित है। दूसरा हम दोस्तों देखते हैं हमारा मोहनजोदाड़ो आ जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों एक नाम और है, माधववत स्वरूप का भी नाम ऐड कर सकते हैं आप, और माधववत स्वरूप, माधववत स्वरूप। लेकिन महत्वपूर्ण दोस्तों दयाराम साहनी ही है आपके लिए। आपको जब भी पूछेगा उन्हीं के नाम से पूछेगा, या कभी पूछ सकता है दयाराम साहनी और माधववत स्वरूप दोनों का नाम लिख करके आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, क्या दोनों संबंधित थे हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता से। तो दोस्तों दोनों सही थे, दयाराम साहनी भी और माधववत स्वरूप भी दोस्तों। आइए दोस्तों मोहनजोदाड़ो देखते हैं। मोहनजोदड़ो क्षेत्र जो है यह सिंधु नदी किनारे पाया गया। किस नदी किनारे दोस्तों, तो सिंधु नदी किनारे पाया गया है। और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, राखलदास बनर्जी द्वारा। तेजी से दोस्तों लिखते जाए मेरे साथ ही साथ। और सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, लरकाना जिले में दोस्तों, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। वहीं चौंदड़ो की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों चौंदड़ो की खोज, चौंदड़ो जो है आपका यह भी सिंधु नदी किनारे पाया गया है, चौंदड़ो भी सिंधु नदी किनारे पाया गया दोस्तों। और चौंदड़ो का उत्खनन 1935 में किया गया दोस्तों। और इसकी उत्खनन अर्नेस्ट मैक ने किया था। कौन, अर्नेस्ट मैक ने दोस्तों, अर्नेस्ट मैक ने किया था दोस्तों। और वर्तमान स्थिति इसकी सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दोस्तों। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट कहां पर पाया गया है, तो कालीबंगा दोस्तों या घग्गर नदी किनारे पाया गया है। कालीबंगा, जिसको हम घग्गर नदी बोल रहे हैं दोस्तों, घग्गर नदी, या इसकी उत्खनन 1961 में किया गया दोस्तों। 1961 में इसका उत्खनन किया था बीबी लाल और बीके थापर द्वारा। तो बीबी लाल एंड बीके थापर द्वारा, बीबी लाल और बीके थापर द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। और यह क्षेत्र राजस्थान में है, राजस्थान में दोस्तों यह स्थित है। वहीं अगर हम पांचवा क्षेत्र देखते हैं, कोटदीजी,
कोटदीजी। तो कोटदीजी क्षेत्र जो है यह भी आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, सिंधु नदी किनारे स्थित है और यह क्षेत्र पाकिस्तान में है दोस्तों। तो कोटदीजी क्षेत्र कहाँ है? पाकिस्तान में दोस्तों। छठा देखिए दोस्तों, छठा क्षेत्र कौन सा है? तो छठा क्षेत्र दोस्तों रंगपुर है। तो रंगपुर आपका भादर नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे दोस्तों? तो भादर नदी किनारे रंगपुर स्थित है और इसका उत्खनन 1954 में किया गया था। 1954 में इसका उत्खनन किया गया दोस्तों और एस.आर. राव द्वारा इसका उत्खनन किया गया दोस्तों, एस.आर. राव द्वारा उत्खनन। और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है रंगपुर, गुजरात के अहमदाबाद जिले में दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित दोस्तों रंगपुर आपका। वहीं अगर आपसे पूछता है कि रोपड़ दोस्तों, सातवां रोपड़ की अवस्थिति सतलज नदी किनारे है। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे रोपड़ की अवस्थिति दोस्तों। और यह रोपड़ जो इसकी उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किन्होंने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया दोस्तों। और वहीं यह पंजाब के रोपड़ क्षेत्र में स्थित है, पंजाब के रोपड़ क्षेत्र में यह क्षेत्र पाया था दोस्तों। फटाफट तेजी के साथ लिखते जाए। हड़प्पा दोस्तों, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप के द्वारा किया गया था। यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में दोस्तों स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो खोज दोस्तों, अगर कहा जाए मोहनजोदड़ो खोज, सिंधु नदी किनारे की गई थी मोहनजोदड़ो खोज और यह 1922 में उत्खनन किया गया था। उत्खननकर्ता दोस्तों राखलदास बनर्जी थे और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में दोस्तों यह क्षेत्र पाया गया। और चहुंदड़ो जो क्षेत्र दोस्तों यह सिंधु नदी किनारे पाया गया। 1935 में उत्खनन किया गया और उत्खननकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट मैक उत्खननकर्ता थे और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दोस्तों यह क्षेत्र पाया गया। और अगर हम कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1961 में हुआ। उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर थे दोस्तों और यह वर्तमान राजस्थान में स्थित है दोस्तों। कोटदीजी की बात करते हैं तो कोटदीजी क्षेत्र भी आपका सिंधु नदी किनारे स्थित दोस्तों और यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित दोस्तों। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर जो है भादर नदी किनारे स्थित है। यह 1954 में इसका उत्खनन किया गया और एस.आर. राव द्वारा इसका उत्खनन किया गया दोस्तों और यह वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। रोपड़ क्षेत्र यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है और यह पंजाब के रोपड़ क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपने यहां तक लिख लिया होगा। तेजी के साथ लिखें दोस्तों, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, तेजी से लिखें दोस्तों, 1 सेकंड का टाइम। आई होप आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप स्क्रीनशॉट ले लें तेजी से, बाकी और भी पॉइंट्स लिखने हैं। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा और तेजी से हाथ चलाएं दोस्तों। अगर जिन्होंने नहीं लिखा है आप हमारे चैनल पे जुड़ जाएं, हम आपको चैनल पे ही इसका पीडीएफ दे देंगे, हैंड रिटन नोट्स। आप वहां से जाकर उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं। आइए दोस्तों आगे के पॉइंट्स हम देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं आलमगीरपुर, हमारा क्षेत्र आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर क्षेत्र जो है दोस्तों यह हिंडन नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे स्थित दोस्तों, हिंडन नदी किनारे स्थित है और इसका उत्खनन 1958 में किया गया था यज्ञदत्त शर्मा द्वारा दोस्तों। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया। कब? 1958 में दोस्तों। और यह क्षेत्र जो है दोस्तों गुजरात के या दोस्तों यूपी के मेरठ क्षेत्र में है। यूपी के मेरठ क्षेत्र में यह शहर स्थित है दोस्तों। और सुतकांगेंडोर की बात करते हैं दोस्तों, सुतकांगेंडोर क्षेत्र जो है दोस्तों यह आपका दासक नदी किनारे स्थित है, जो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र है। सुतकांगेंडोर दासक नदी किनारे स्थित है दोस्तों, दासक नदी किनारे स्थित दोस्तों, यह अफगानिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों। या इसको पाकिस्तान का मकरान तट भी दोस्तों आप लिख सकते हैं, पाकिस्तान के मकरान तट पर मकरान तट पर दोस्तों। और वहीं पर बनावली दोस्तों, बनावली क्षेत्र जो है बनावली पाया गया है, यह सरस्वती नदी किनारे,
सरस्वती नदी किनारे बनावली स्थित है दोस्तों। यह क्षेत्र, इसके उत्खननकर्ता आर.एस. बिष्ट थे। उत्खननकर्ता आर.एस. बिष्ट थे। और यह क्षेत्र हरियाणा का है दोस्तों। हरियाणा में पाया गया है आपका दोस्तों। तेजी से लिखते जाएं दोस्तों। बनावली क्षेत्र आपके हरियाणा का सरस्वती नदी किनारे स्थित है। धौलावीरा क्षेत्र दोस्तों, यह इसका उत्खननकर्ता जेपी जोशी ने किया। जेपी जोशी ने उत्खनन। वह एक नाम और आएगा दोस्तों इसमें, एंड आर.एस. बिष्ट का नाम और आएगा। और यह क्षेत्र धौलावीरा आपके गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाएगा दोस्तों। तो आलमगीरपुर दोस्तों, यह आपके हिंडन नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे 1958 दोस्तों इसका उत्खनन किया गया। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया दोस्तों। और यूपी के मेरठ क्षेत्र में दोस्तों यह स्थित है। वहीं अगर सुतकांगेंडोर की बात करते हैं दोस्तों, सुतकांगेंडोर आपके दासक नदी किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित है दोस्तों। बनावली क्षेत्र, इसके यह सरस्वती नदी किनारे दोस्तों पाया गया है। और इसके उत्खननकर्ता आर.एस. बिष्ट हैं। और यह वर्तमान में हरियाणा क्षेत्र में दोस्तों पाया गया है। और धौलावीरा दोस्तों, धौलावीरा क्षेत्र जो है, धौलावीरा को उत्खनन करता है जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट थे दोस्तों। और यह इसकी मतलब कि धौलावीरा की वर्तमान स्थिति दोस्तों गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है दोस्तों। तो फटाफट तेजी से लिखिए दोस्तों, 4 पॉइंट से खटाक से लिखिए, स्पीड से दोस्तों, ताकि मैं आपको आगे के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट्स बता सकूं। कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, तेजी के साथ उसको लिखते चले। आयो दोस्तों, आपने यहां तक लिख लिया होगा। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करें ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ हो, थोड़ी सी चैनल लोगों तक पहुंचे दोस्तों। चैनल को लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि सैन्य सभ्यता के जो लोग थे वह कौन कौन सी धातु कहां से मंगाते थे। प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल दोस्तों, प्रमुख धातु एंड प्राप्ति स्थल। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों एक तरफ कच्चा माल लिख लीजिए और दूसरी तरफ दोस्तों लिख लीजिए प्राप्ति स्थल। कच्चे माल की प्राप्ति कहां से हुई दोस्तों, प्राप्ति स्थल। आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें कहां से मिली हैं। तेजी से मेरे साथ दोस्तों लिखते जाइएगा। तांबा हमें दोस्तों खेतड़ी राजस्थान से मिला है। खेतड़ी राजस्थान व बलूचिस्तान क्षेत्र से भी मिला है दोस्तों। बलूचिस्तान, तो दोस्तों यहां से खेतड़ी आती थी। बलूचिस्तान और राजस्थान क्षेत्रों से तांबा आता था सैन्य सभ्यता के क्षेत्रों में दोस्तों। तो इस आधार पता चलता है कि हमारा आंतरिक व्यापार राजस्थान और बलूचिस्तान क्षेत्रों में आंतरिक व्यापार भी दोस्तों हमारा हुआ करता था। वहीं लाजवर्द दोस्तों, लाजवर्द हमें बदखसा अफगानिस्तान से मिलता है। अफगानिस्तान का क्षेत्र है बदखसा, वहां से हम लाजवर्द का आयात करते थे दोस्तों। अफगानिस्तान का क्षेत्र, अब ये अफगानिस्तान है, ये राजस्थान है दोस्तों, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा फटाफट। फिरोजा और टिन की जो प्राप्ति दोस्तों हमें होती थी, यह ईरान से होती थी। कहां से होती थी दोस्तों, ईरान से होती थी। फिरोजा और टिन की प्राप्ति ईरान से दोस्तों। चांदी की प्राप्ति हमें होती थी राजस्थान के जावर क्षेत्र से। राजस्थान के जावर क्षेत्र से पाई गई है। साथ ही अजमेर से भी पाई गई, अजमेर के खानों से, अजमेर के खान व साथ ही साथ आपको अफगानिस्तान एवं ईरान से भी मिला दोस्तों। तो अफगानिस्तान एवं
ईरान, मतलब कि हमारा मध्य एशिया से भी व्यापार हुआ करता था, क्योंकि यह तो मध्य एशिया का क्षेत्र ईरान में, तो बताता है कि हमारे बाह्य व्यापार मध्य एशियाई देशों से भी दोस्तों हुआ करते थे। वहीं अगर हम सीसा की बात करें दोस्तों, तो सीसा हमने अफगानिस्तान से, सीसा अफगानिस्तान, सीसा अफगानिस्तान दोस्तों। शिलाजीत, शिलाजीत, शिलाजीत की प्राप्ति दोस्तों हिमालय से होती थी, हिमालय से। और गोमेद दोस्तों, गोमेद धातु, इसकी प्राप्ति गुजरात से दोस्तों होती थी। कहां से? गुजरात से। तो फटाफट दोस्तों लिखते चलो, मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लें। तांबा की प्राप्ति हमें कहां से हुई है? खेतड़ी राजस्थान से हुई दोस्तों। लाजवर्द की प्राप्ति दोस्तों हमें कहां से हुई? बदखसा अफगानिस्तान से हुई दोस्तों। फिरोजा और टिन की प्राप्ति हमें ईरान से दोस्तों। चांदी की प्राप्ति हमें राजस्थान के जावर क्षेत्र से, अजमेर की खान से और अफगानिस्तान व ईरान क्षेत्र से दोस्तों पाई गए हैं। सीसा की प्राप्ति दोस्तों अफगानिस्तान से। शिलाजीत की प्राप्ति दोस्तों हिमालय से। और गोमेद की प्राप्ति दोस्तों हमें गुजरात क्षेत्र से हुआ करती थी दोस्तों। तो इस आधार पर पता चलता है कि हमारे जो व्यापार थे वह आंतरिक और बाह्य रूप से इन क्षेत्रों से हमारे व्यापार हुआ करते थे दोस्तों। तेजी के साथ दोस्तों यह सारे पॉइंट्स लिख लें। आई होप अपने सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसकी हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की दोस्तों। तो हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे, हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हुए हैं दोस्तों। भाई दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने राइट डाउन किया है आपके लिए, तो फटाफट तेजी से लिखते जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो दोस्तों पहला फैक्ट है कि धौलावीरा को 3 भागों में विभक्त किया था। धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा नगर था सैन्य सभ्यता का जिसका विभाजन 3 भागों में किया गया। विभाजन, धौलावीरा का विभाजन 3 भागों में दोस्तों। कितने भागों में? 3 भागों में धौलावीरा का विभाजन किया गया दोस्तों। दूसरा फैक्ट दोस्तों, बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। सैन्य सभ्यता का कौन सा क्षेत्र जहां से जल निकास प्रणाली का अभाव था? तो बनावली से जल निकास प्रणाली का अभाव, जल निकास प्रणाली का अभाव। जल निकास प्रणाली बेहतर नहीं थी दोस्तों। कहां पर? बनावली में, जहां सैन्य सभ्यता का क्षेत्र। तीसरा दोस्तों, कालीबंगा से शवों के अंत्येष्टि की 3 विधियां पाई गई हैं। कालीबंगा से अंत्येष्टि की, अंत्येष्टि यानी मृत्यु के बाद जो आप जब इंसान की जब मर जाता है या डेथ हो जाती है तो आप संस्कार करते हैं, तो 3 संस्कार की विधियां पाई गई थी। कालीबंगा से अंत्येष्टि की 3 विधियां पाई गई हैं। 3 विधियां पाई गई दोस्तों। चौथा पॉइंट दोस्तों, और कालीबंगा जो है यहाँ पे जो भवन थे, भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया दोस्तों। कच्ची ईंटों से दोस्तों किया गया था कालीबंगा की। और चौथा पॉइंट दोस्तों देखते हैं, चौथा पॉइंट हमारा क्या है? राखीगढ़ी को 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड व्यवस्था में शामिल कर दिया गया दोस्तों। तो आपका राखीगढ़ी क्षेत्र जो है, राखीगढ़ी क्षेत्र को दोस्तों 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि राखीगढ़ी लगातार धीरे धीरे राखीगढ़ी की व्यवस्था ठीक नहीं रह रही थी, मतलब राखीगढ़ी धीरे धीरे खराब हो रही थी। राखीगढ़ी वहाँ पर जो भी वहाँ पे हमें स्थल मिले थे वह स्थल अब ठीक से नहीं रह पा रहे थे, स्थल जर्जर होते जा रहे थे, लगातार वहाँ की व्यवस्था खराब हो रही थी। तो इसलिए हमने राखीगढ़ी को शामिल कर दिया दोस्तों। किस रूप में? 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड के रूप में शामिल किया, और या एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल हो गया। ग्लोबल हेरिटेज फंड में एशिया से 10 स्थल शामिल हैं। कितने स्थल? 10 स्थल एशिया से शामिल है दोस्तों। और
इन 10 स्थलों में हमारा राखीगढ़ी भी एक स्थल है दोस्तों। 5वां पॉइंट दोस्तों देखते हैं क्या। 5वां पॉइंट क्या है दोस्तों, लोथल एकमात्र क्षेत्र था जिसका कोई विभाजन नहीं किया गया था। लोथल नगर का या लोथल शहर का कोई विभाजन नहीं किया गया, कोई विभाजन नहीं किया गया दोस्तों, क्योंकि हमने बताया था सैन्य सभ्यता जितने भी क्षेत्र पाए गए हैं वह सारे के सारे क्षेत्रों का विभाजन संभवतः 2 भागों में किया गया था, एक उच्च क्षेत्र एक निम्न क्षेत्र था, लेकिन लोथल नगर का कोई विभाजन नहीं किया गया दोस्तों। 6ठा पॉइंट दोस्तों, चौंदड़ो जो क्षेत्र था वह दुर्गीकृत नहीं था। चौंदड़ो क्षेत्र दुर्गीकृत नहीं था चौंदड़ो क्षेत्र दोस्तों। यहां पर पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन झूकर व झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो झूकर और झांगर संस्कृति जो है यह हड़प्पा के बाद की संस्कृति अर्थात हड़प्पेत्तर युग यानी हड़प्पा के बाद वाला जो समय है उसमें से, तो यह चौंदड़ो क्षेत्र से हमें हड़प्पा कालीन झूकर और झांगर संस्कृति के भी दोस्तों साक्ष्य मिले हैं। वहीं अगर मोहनजोदड़ो के शासन की बात करें दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो का जो शासन था वह जनतंत्रात्मक था दोस्तों। कैसा था, मोहनजोदड़ो का जो शासन था दोस्तों वह जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी थी, जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो की दोस्तों। और मोहनजोदड़ो से दोस्तों एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कौन सी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिली। और इसका निर्माण जो है यह द्रविमोम विधि से किया गया। निर्माण दोस्तों इस मूर्ति का जो निर्माण है, निर्माण विधि जो है दोस्तों, निर्माण विधि द्रविमोम विधि है दोस्तों। द्रविमोम विधि। और द्रविमोम विधि को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड। क्या बोलते हैं, लॉस्ट वैक्स मेथड बोलते हैं द्रविमोम विधि को दोस्तों। तेजी के साथ दोस्तों लिखते जाएं मेरे साथी स्पीड से। सैन्य सभ्यता जो है दोस्तों यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आपका 8वां पॉइंट दोस्तों, सैन्य सभ्यता आद्य ऐतिहासिक है। सैन्य सभ्यता आद्य ऐतिहासिक मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें लिपि तो है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है कि लिपि तो है पर लिपि को पढ़ा नहीं गया होता है। ऐसी व्यवस्था को हम दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग में दोस्तों रखते हैं। जिनके पास लिपि तो होती पर लिपि पढ़ने का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें हम आद्य ऐतिहासिक युग में दोस्तों रखते हैं। वहीं 9वां पॉइंट दोस्तों अगर देखते हैं तो हड़प्पा वासियों को ताबा का, जो सैन्य सभ्यता के लोग थे या हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा वासियों को ताबा के बाद कांसा स्वर्ण चांदी, कांसा स्वर्ण और चांदी के बारे में जानकारी थी इन्हें। तांबा का, कांसा का और स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी इन्हें दोस्तों, 10वां पॉइंट दोस्तों तेजी से लिखते जाइए। 10वां पॉइंट दोस्तों, हड़प्पा वासी मिट्टी के बने बर्तन का ज्यादा प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा के लोग थे वो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग ज्यादा करते थे। हड़प्पा वासी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग ज्यादा करते दोस्तों, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग ज्यादा करते थे। जबकि उन्हें कांसा स्वर्ण तांबा चांदी की जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग दोस्तों ज्यादा करते थे। वहीं 11वां पॉइंट दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन दोस्तों
किसका मिलता है? तो सर्वाधिक अंकन दोस्तों मिलेगा आपके एक श्रृंगी पशु का, एक श्रृंगी एक सींग वाला, एक श्रृंगी पशु। सेकंड नंबर पर जो मिलेगा दोस्तों वह कुबड़ वाला बैल मिलेगा। कौन सा? कुबड़ बैल, कुबड़ बैल का साक्ष्य मिलेगा दोस्तों। सर्वप्रथम मानव द्वारा जो धातु खोजी गई दोस्तों, सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजी गई धातु, सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजी गई धातु दोस्तों जो थी, यह थी आपकी तांबा धातु। तांबा धातु दोस्तों। 13वां नंबर पॉइंट दोस्तों, मिस्र सभ्यता को नील नदी का उपहार बोलते हैं। जो मिस्र सभ्यता है, मिस्र सभ्यता को नील नदी का उपहार बोलते हैं। नील नदी का उपहार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो नील नदी है, नील नदी किनारे ही मिस्र सभ्यता का दोस्तों जन्म हुआ था। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, यह मातृदेवी व पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे, दोस्तों। लेकिन लास्ट पॉइंट, जो महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, महान स्नानागार के साक्ष्य कहां से मिले दोस्तों? तो महान स्नानागार के साक्ष्य दोस्तों आपके मिलते हैं, यह मोहनजोदाड़ो से मिलेंगे दोस्तों। मोहनजोदड़ो दोस्तों। और सैंध सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सैंध सभ्यता की प्रमुख विशेषता दोस्तों, तो सैंध सभ्यता की दोस्तों प्रमुख विशेषता दोस्तों नगर नियोजन था। नगर नियोजन प्रणाली दोस्तों। सड़कें समकोण पर काटना, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होना, हर घर में कुआं होना, पानी की निकासी अच्छा होना दोस्तों। यह सारी व्यवस्थाएं बताती हैं कि सिंधु सभ्यता के जो घर थे या जो नगरीय व्यवस्था थी वह उत्तम थी, बहुत अच्छी थी उस समय के दौरान। तो जो प्रमुख व्यवस्था थी दोस्तों सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगरीय नियोजन था। आइए दोस्तों फटाफट तेजी के साथ हम एक बार रिपीट कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों? तो धौलावीरा का विभाजन 3 भागों में दोस्तों किया गया। बनावली जो क्षेत्र है, यह जल निकास प्रणाली का अभाव था बनावली क्षेत्र में दोस्तों। कालीबंगा में अंत्येष्टि की तीनों विधियां पाई गई। कालीबंगा जो क्षेत्र है दोस्तों, यहां से भवनों के निर्माण में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग कहां किया था दोस्तों? सैन्य सभ्यता में, भवनों के निर्माण में, तो कालीबंगा दोस्तों। राखीगढ़ी जो क्षेत्र है, राखीगढ़ी क्षेत्र को 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड साइट में शामिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि राखीगढ़ी जो सभ्यता थी, मतलब जो राखीगढ़ी क्षेत्र पाया गया, राखीगढ़ी क्षेत्र में मानवों के हस्तक्षेप के कारण वह क्षेत्र सही से संतुलित नहीं रह पा रहा था, इसलिए हमने ग्लोबल हेरिटेज फंड साइट में शामिल कर दिया। और ग्लोबल हेरिटेज फंड साइट में एशिया के 10 स्थलों को दोस्तों अब तक शामिल किया जाएगा, जिसमें एक राखीगढ़ी भी है आपका दोस्तों। लोथल क्षेत्र, लोथल नगर का कोई विभाजन नहीं किया गया था, क्योंकि मैंने बताया कि सैन्य सभ्यता के अधिकांशतः शहरों का विभाजन 2 भागों में किया गया दोस्तों, लेकिन लोथल का कोई विभाजन नहीं किया गया था। चौंदड़ो क्षेत्र जो थे वो दुर्गीकृत नहीं था। और जो चौंदड़ो का जो पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन जो झूकर झांगर संस्कृति है, इसका साक्ष्य कहां से हमें मिलता है दोस्तों? चौंदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और यहाँ पे जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली दोस्तों, इसके निर्माण की विधि क्या थी? द्रविमोम विधि थी। द्रविमोम विधि मतलब लॉस्ट वैक्स मेथड। इसमें क्या होता था? एक सांचा होता था दोस्तों, सांचे में हम पहले मिट्टी का सांचा बनाते थे, और मिट्टी सांचा बनाकर दोस्तों उसमें हम बाद में मोम भर देते थे, बाद में हम मिट्टी को हटा देते थे, और जिसमें जो ढांचा बनता दोस्तों, उस ढांचे को हम उसमें फिर ले आके एक दूसरे वस्तु में किसी और घोल में डाल देते थे। बाद में हम मिट्टी उससे हम फिर जो वैक्स जो मोम होता था, मोम को धीरे से निकाल लेते थे, तो वह मूर्ति पूर्णतः रूप में बन के तैयार होती दोस्तों। तो यह व्यवस्था थी। कांस्य नर्तकी की मूर्ति वहां पे जो बनाई गई थी दोस्तों, वह द्रवी मोम विधि पर, मोम के अनुसार, मोम विधि का प्रयोग करके दोस्तों बनाया गया था। और सैन्य सभ्यता जो है वह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। क्यों? क्योंकि यहां लिपि तो पाई गई, पर लिपि को पढ़ा नहीं गया दोस्तों।
वहीं हड़प्पा जो निवासी थे दोस्तों, हड़प्पा वासियों को तांबा की जानकारी थी, कांसा की जानकारी थी, स्वर्ण की जानकारी थी, चांदी की जानकारी थी दोस्तों। हड़प्पा वासी जो थे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ज्यादा करते थे। सिंधु जो लोग थे, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो किसी का मिला है तो वह एक श्रृंगी पशु का मिला है, और उसके बाद दोस्तों कुबल वाले बैल का मिला है। तो यह सेकंड नंबर पर, कुबल वाला बैंड सेकंड नंबर पर, और एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य सर्वाधिक मिले हैं सिक्कों पर, उनके मुहरों पर दोस्तों। और सर्वप्रथम मानव द्वारा जो खोजी गई धातु थी दोस्तों, कौन थी? वह तांबा धातु थी। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और मिस्र सभ्यता को नील नदी का उपहार बोलते, क्योंकि नील नदी के किनारे ही मिस्र सभ्यता दोस्तों पाई गई थी। और लास्ट पॉइंट, सैन्य सभ्यता में मातृ देवी व पशुपतिनाथ की पूजा की थी दोस्तों। और जो सैन्य सभ्यता की जो महान स्नानागार था उसका साक्ष्य हमें कहा मोहनजोदाड़ो से मिला है दोस्तों। और जो सैन्य सभ्यता का जो प्रमुख विशेषता थी दोस्तों, वह नगर नियोजन थी दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए दोस्तों। कोई भी फैक्ट्स आपसे नहीं बचेंगे अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से लिख लिया है, अच्छे से अपने दिमाग में फ्रेम कर लिया है। अगर जिन्हें एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, वो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, उन्हें वीडियो याद होता जाएगा। 2x स्पीड पे लगा ले, 1.5 पे लगा ले, 1.75 स्पीड पे लगा दें दोस्तों। और सारे फैक्ट्स लिखें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस मार्गदर्शक और हमारे व्हाट्सएप चैनल पीसीएस मार्गदर्शक से जुड़ जाएं। आप जाएं यूट्यूब पे अपने पीसीएस मार्गदर्शक सर्च करेंगे, आपको तुरंत ही हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर बाई चांस किसी को हमारा चैनल पीसीएस मार्गदर्शक नहीं मिलता है तो @BEC 1994 डालेंगे तो वहां पर हमारा चैनल पीसीएस मार्गदर्शक खुल करके आ जाएगा। आप उस चैनल को जाएं, उस चैनल से जुड़ें, वहां सब्सक्राइबर करें और लोगों तक चैनल को शेयर करें। मैं अपनी बात दोस्तों यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ख्याल रखें। गुड नाइट दोस्तों।